That's huge. That is a biggie. It's out of here. वेलकम करता हूँ आप तमाम लोगों को नए सेशन के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट की खबरें, तज्ज़ियों और तबसरों से सजा प्रोग्राम इनसाइड क्रिकेट 360। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, फाइन शाइन होंगे। तो चलिए वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो कीजिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर लेंगे उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो तीसरा टेस्ट मैच खेला गया उसके ऊपर बात करेंगे। फिर शान मसूद और आकिब जावेद का जो कॉम्बिनेशन बन चुका है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर इस सीरीज के अंदर जितने भी स्टैट्स आए हैं जो लास्ट 2 टेस्ट मैचेस का है जिसमें बिग बॉयज को ड्रॉप करने के बाद हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिर इंडिया की हार के ऊपर बात कर लेंगे, इंडिया और न्यूजीलैंड के टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। सिनेरियो बन रहा है अब इंडिया के लिए WTC का के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो सिनेरियो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। तो बात का आगाज नंबर 1 खबर से करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया उसके ऊपर बात करेंगे। तो बेसबॉल का आगाज जो है वो रावलपिंडी ही से हुआ था और वो भी आज रावलपिंडी ही में हुआ है। 44 मंथ के बाद अपने होम सॉइल के ऊपर सीरीज जीत ली है और लास्ट टाइम इन्होंने 2021 में साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया था और अब इंग्लैंड को इन्होंने 2-1 से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है 44 मंथ के बाद। और शान मसूद ना सिर्फ इस सीरीज में कामयाब हुए बल्कि अपनी कप्तानी को भी बचाने में काफी हद तक कामयाब हो गए हैं। स्कोर में इंग्लैंड ने जो है ना महज 88 रन का इजाफा किया और उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए। रात को जब इनिंग दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो जो है 24 पर 3 खिलाड़ी आउट थे इंग्लैंड के। अगले दिन पहले ही सेशन के अंदर 112 रन पर जो है सिमट गई न्यूजीलैंड की इंग्लैंड की पूरी बारी 112 रन के ऊपर ही सिमट गई। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ऊपर 77 रन की लीड ली थी और लीड को उतारते उतारते उनके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हुए थे। जब लीड के अंदर ही आपके 6 खिलाड़ी आउट हो जाए, 5-6 टॉप के बैट्समैन आउट हो जाएं, फिर इतना करने कुछ होता नहीं है। और यही हुआ कि मैच 36 रन हुए और 37 का टारगेट मिला। पाकिस्तान ने बहुत खूबसूरती से इस टारगेट को जो है ना चेज कर लिया और 9 विकेटों से कामयाबी हासिल करके सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। गो के इसके अंदर जो है ना साइम अयूब जल्दी आउट हो गए। छोटा टारगेट था लेकिन फिर भी साइम अयूब आउट हो गए जल्दी। ये जो है ना वरी साइन है ना, क्योंकि ये टेस्ट मैच का टेम्परामेंट नहीं है उनका। ये टेस्ट मैच के अंदर लंबी बारी खेलनी पड़ती है, पूरा दिन विकेट के ऊपर स्टे। बाज़ दफ़ा सिचुएशन ऐसी आ जाती करनी है लेकिन उनके अंदर वो स्किल्स तो है लेकिन टेम्परामेंट उतना नहीं है टेस्ट मैच का टेम्परामेंट ही अलग होता है। शान मसूद ने अग्रेसिव क्रिकेट खेली इस पिच के ऊपर, इसी तरह ही क्रिकेट खेलनी थी और जिसकी वजह से वो जो है ना कामयाब हुए। और अब कुछ बात कर लेते हैं शान मसूद के ऊपर। शान मसूद की एक बेहतरीन कप्तानी थी जिसने तीनों बॉलर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। मैच की जो है ना टॉप परफॉर्मेंसेस के अगर ऊपर नजर डाला जाए 6 विकेटें ली हैं नोमान अली ने 42 रन देकर और 4 भी विकेटें हासिल की हैं साजिद खान ने 69 रन देकर। तो यूं जो है ना ये टॉप परफॉर्मेंसेस है बॉलिंग के हवाले से। और अभी कुछ ही महीने पहले ही हमारे हेड कोच अजहर महमूद कह रहे थे कि हमारे पास स्पिन बॉलिंग ही कोई नहीं है, हम कैसे विकेट बनाएं। तो ये भी तो स्पिन बॉलर ही है ना, कैसे उन्होंने परफॉर्म कर लिया। बस यही है अलमिया। और अपने रन्स बनाने के लिए फ्लैट पिचेस बना लेते थे कि अपनी बस पोजीशन शो हो, स्टैट्स अच्छे हो जाएं, अपने स्टैट्स को बेहतर कर लिया जाए किसी तरह से और नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएं। बस इसी चक्रों में लगे रहे और पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया। 3 साल वो इसी तरह लगे रहे हैं और अब जाके आकिब जावेद एंड कंपनी आई है और उन्होंने आकर एक बेहतरीन पिच बनाई है। हालांकि डाउट ही था कि पिटी की पिच कैसे स्पिन हो सकती है लेकिन इन्होंने एक फार्मूला निकाला और वो सक्सेसफुल हुआ। ये एक अच्छी बात है। अब आकिब जावेद को जो है ना इस कंटिन्यू लॉन्ग रन देना चाहिए और फॉरेन कोचेस से जान छुड़ानी चाहिए। आकिब जावेद हो गए और साथ अजहर अली हो गए, इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बन चुका हुआ है। ये एक बेहतरीन सक्सेस फार्मूला जो टेस्ट क्रिकेट का वाइट बॉल में फिर भी पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी कर रही थी काफ़ी टाइम से लेकिन रेड बॉल के अंदर मसला था। वो बेहतर हो रहा है। WTC साइकिल के अंदर इन्होंने 2 मैच
साउथ अफ्रीका में जाके खेलने हैं और 2 ही मैच इन्होंने वेस्ट इंडीज़ आएगी यहाँ पर खेलने के लिए। होगा कि पाकिस्तान WTC में कहाँ पर फिनिश करता है, क्योंकि अब ऑलरेडी वो आउट तो हो चुका हुआ था, लेकिन फिर भी एक अगले जो है ना साइकिल के लिए जो 25 से 27 तक होगा, उसके लिए अगर इन्होंने टॉप 6, 5 और 6 पे भी ख़त्म कर लिया तो इनके मोराल के लिए बेहतर होगा कि अगली बार वो जो है ना टॉप की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर ये फिर वो फिनिश इन्होंने 6वें और 7वें या 8वें नंबर पर किया तो अगली बार भी कुछ बेहतर होने वाला नहीं है। सो एक फार्मूला तो इनको मिल चुका है, अगले बार जो साइकिल्स में ये सीरीज डिसाइड करेंगे होम की, तो वो उनके लिए इनको एक की मिल चुकी है कि यार हमने कैसे अगली होम सीरीज खेलनी है। अब वे तो थोड़ी मुश्किल होती हैं, वो तो फिर उनके हाथ में नहीं होता इनको खेलना, लेकिन होम सीरीज को खेलने के लिए भी जो है ना जो फार्मूला है वो आकिब जावेद एंड कंपनी को मिल चुका है। अगर तो ये इनको लॉन्ग रन दिया गया, हमारे यहाँ तो यही होता नहीं, जैसे हुकूमतें चेंज होते हैं तो फिर वो साथ मैनेजमेंट भी सारा कुछ स्टाफ सब चेंज हो जाता है। सो लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहें और आगे बढ़ते चले जाएं। सो अब कुछ पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो आखिरी 2 टेस्ट मैचों की मैंने स्पेशली आपसे स्टैट शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि जो है ना हमारे जो जिनके ऊपर रिलाई किया जा रहा था बहुत ज़्यादा, शाहीन, नसीम और 1 बॉलिंग अटैक, उनको हटाने के बाद और बाबर आजम को हटाने के बाद जो स्टैट्स हैं वो एक अनबिलीवेबल स्टैट्स हैं। आप भी देखकर हैरान होंगे। ये लास्ट 2 टेस्ट मैचेस की मैं बता रहा हूँ, पहले टेस्ट मैच को मैं तो ये सारे मौजूद थे ना, इसलिए नहीं। तो अब जो स्टैट हैं वो हैं, नुमान अली ने 20 विकेटें ली हैं, वो टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में टॉपर हैं। 19 विकेटें साजिद खान ने ली हैं और 16 विकेटें जैक लीश ने ली हैं। तो टॉप रन स्कोरर की बात की जाए तो हैरी ब्रुक डेफिनेटली 373 के साथ 3 मैचों में उन्होंने किए हुए, तो इसलिए 373 उनके नज़र आ रहे हैं। सो जो रूट ने भी पहली बार जो हैरी ब्रुक के 373 रन हैं, अगर उसके अंदर देखा जाए तो 319 रन तो उन्होंने पहली बारी बना लिए थे, फिर यानी अगली 4 बारियों में महज उन्होंने 64 ही रन का इजाफा 54 रन का ही इजाफा किया। हाँ जी, 54 रन का इजाफा किया। जो रूट की अगर बात की जाए तो 264 उन्होंने पहली ही बार में बनाए थे और अब 352 पे फिनिश किया है, तो इसका मतलब है कि महज 94 रन ही बना सके हैं, 98 रन। सो उन्होंने भी कोई अगले 4 इनिंग में कोई खातर खा काम नहीं कंट्रीब्यूट किया जहाँ स्पिनिंग आई। और आखिर में अब तीसरा जो है ना वो सऊद शकील हैं। सऊद शकील ने अभी जो सेंचुरी स्कोर की है, सो सेंचुरी स्कोर करने की वजह से उनका जो है ना तीसरे नंबर पर आगे है 280 रन के साथ। सो ये कुछ इनके स्टैट्स हैं। सो अगर दूसरे ऑलराउंडर में बात की जाए, सो साजिद खान है, उन्होंने 72 रन बनाए और 19 विकेटें ली हैं, और जो रूट है 352 रन बनाए और उन्होंने 1 विकेट ली है। सो ये इस सीरीज़ के टॉप परफॉर्मर रहे हैं। और इस सीरीज़ में जो है ना अगर बात की जाए तो मैन ऑफ द मैच जो का एजाज़ है वो सऊद शकील को दिया जाता है, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने एक मुश्किल वक्त के अंदर जब 177 for 7 हो गए थे, सो उस वक्त टेल के साथ मिलकर न सिर्फ अच्छी बैटिंग की बल्कि जो है ना एक विनिंग टोटल भी लगाया बोर्ड के ऊपर। सो उन्हें वेल डिजर्व मैन ऑफ द मैच दिया गया और साजिद खान को बेहतरीन परफॉर्मेंस देने पर मैन ऑफ द सीरीज़ दिया गया। सो उन्होंने बेहतरीन सीरीज़ के अंदर दोनों मैचेस के अंदर 72 रन भी बनाए और 19 विकेटें भी ली। सो डिजर्वली उनको मैन ऑफ द सीरीज़ मिला। सो अब अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं। तो कुछ बात कर लेते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच पुणे में खेला जा रहा था। पुणे में बात की जा रही थी कि स्लो टर्निंग ट्रैक होगा, जो उन्होंने जाल न्यूजीलैंड के लिए बिछाया था वो उसमें खुद ट्रैप हो गए। कंग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड टीम के वो उन्होंने इंडिया को इंडिया में हराया, ना सिर्फ हराया बल्कि 12 साल की जो डोमिनेंस थी 18 सीरीज जीतने की उसको भी एंड किया। सो जो है ना टॉम लैथम कप्तानी कर रहे थे, केन विलियमसन नहीं थे, बगैर उसके कार्ल जेमिसन, नील वैगनर तो रिटायर हो गए हैं, और कार्ल जेमिसन, ट्रेंट बोल्ट और हेनरी भी इस मैच में नहीं खेल रहे थे, तब भी उन्होंने एक जो है ना बेहतरीन कमबैक किया और सेंटनर ने बेहतरीन बॉलिंग की, जिन्होंने इस मैच के अंदर 13 विकेटें भी ली और 33 रन भी बनाए, इसलिए उनको मैन ऑफ द मैच का एजाज़ भी दिया गया। सो इस
मैच के ऊपर हम बात कर लेते हैं तो न्यूजीलैंड का जो ओवरनाइट का जो टोटल था वो कल रात को जो दूसरा दिन या अख्ताम पर न्यूजीलैंड की टीम ने 198 रन बनाए थे और 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। सो अगले दिन आकर इंडिया को इनको जल्द रैप अप करना था, वो तो काम इन्होंने कर लिया, 57 for 5 कर लिया। लास्ट न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ियों ने 57 रन का महज इजाफा किया, इस बार अच्छा किया। सो जो है ना कंट्रोल कर लिया गेम को, लेकिन फिर पहले मैच की लीड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि अगर 256 पर आउट होने के बावजूद इनको जो टारगेट है 359 रन का मिला। सो पहले अगर थोड़ी सी 150 रन को 156 रन पे जो आउट हुए थे ना, उसको अगर थोड़ा बेहतर करके ये 250 तक 220 230 तक पहुंच जाते हैं, 50-60 रन की भी लीड होती तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता था। लेकिन लीड 103 की हो गई तो स्कोर बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ था। सो ये चौथी इनिंग में इस पिच के ऊपर चौथी इनिंग कोई भी हो 250 प्लस रन टारगेट करना किसी भी कंडीशन में बहुत मुश्किल होता है। सो वही हुआ और आगाज़ तो इंडिया ने अपने चेस का बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा आगाज़ किया। इंटेंट थी पहली गेंद के ऊपर, एक जैसे चेस स्टार्ट हुआ तो पहली गेंद पर एक हाफ चांस क्रिएट हुआ, फिलिप्स ने लिया था और वो ओवरटर्न हो गया। सो आके उसने दूसरी गेंद पर छक्का मारा, इंटेंट क्लियर थी। जायसवाल जब तक खेल रहा था, सिवाय जायसवाल के मुझे नहीं लगा कि इस चेस के अंदर कोई था। रोहित शर्मा ने थोड़ा सा रुक कर खेलने की कोशिश की, लंबा खेलने की कोशिश की कि वो एक एंड रुक कर रखे और जायसवाल के लग रही है तो वो चले, लेकिन रोहित शर्मा भी कामयाबी नहीं कर, जो है ना अच्छी लंबी बारी नहीं खेल सके और एक डिफेंस करते हुए, बैट एंड पैड करते हुए वो एक शॉर्ट लेग पे कैच आउट हो गए। सो मुझे नहीं समझ आ रही कि रोहित शर्मा क्यों एक गंदी परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं उनकी वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही कैप्टनसी की। ये पहली दफ़ा हुआ है कि उनकी कप्तानी में ये गौतम गंभीर और रोहित का जो एरा है ये बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि वो ओडीआई सीरीज भी हार चुके हैं श्रीलंका में, 3-0 ही कंसिडर करें ना, एक मैच टाई हो गया तो वो किसी को भी नहीं समझ आई रूल की, तो वो मैं नहीं समझता, वो टाई को भी मैं लास्ट ही समझूंगा। अगले 2 मैचेस वो बड़े बड़े हैवी मार्जिन से वो हारे, सो वो भी हार गए और अब ये भी होम में भी सीरीज हार गए। जितने 12 सालों से इनकी जो है ना 4331 दिनों की डोमिनेशंस थी जो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के एरा में ख़त्म हो गई। सो मुझे नहीं उसकी समझ आई कि रोहित शर्मा अब क्या उनके जहन में चल रहा है, क्या वो अब क्रिकेट की तरफ वो उस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, कोई फिटनेस इशू है, कोई टीम के अंदर कोई इश्यूज लग रहे हैं, या गौतम गंभीर के साथ कुछ उनकी केमिस्ट्री बन नहीं पा रही है। कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है जिसकी वजह से वो, हालांकि इंडिया की टीम ऐसी टीम नहीं है, हमने देखा है बहुत दफ़ा, मैंने अपनी वीडियोज़ में भी जिक्र किया है कि वो जब गिरते हैं तो गिर कर फ़ौरन से बहुत स्पीड से वापस आते हैं। और पिछली मैच के अंदर हमने इसका मुजाहरा भी देखा था कि वो 46 पर आउट होने के बाद 462 तक गए, लेकिन जो है ना इतना बुरा कोलैप्स होगा ये तो बिल्कुल नहीं देखा। इस बार फिर इस इनिंग में इन्होंने कोलैप्स किया, 127 पर तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ जायसवाल, और जायसवाल के आउट होने के बाद फिर 175 177 पर ये भी 7 हो गए, ये तो नहीं है। फिर आखिर से जडेजा ने और ऐशो ने थोड़ी सी मज़ामत की, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। सेंटनर ने बहुत खूबसूरत बॉलिंग की, उन्होंने इस बार फिर 6 विकेट्स हासिल कर लिए। इसी तरफ से आज सुबह की अगर सारे दिन की परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो रविचंद्रन अश्विन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 4 वाशिंगटन सुंदर ने फिर इस बार ली। उनकी टोटल इस मैच में 11 विकेट्स हो गई हैं, 3 विकेट्स लिए हैं रविंद्र जडेजा ने, और यूं जो है ना उनको रैप अप किया 250 के ऊपर, 256 के ऊपर, सो 255 के ऊपर रैप अप किया। सो चेज में आए तो 77 रन की बेहतरीन इनिंग जायसवाल ने खेली, फिर गिल ने भी थोड़ा सा चिप इन किया, अच्छा सेट हो चुका हुआ था। इस विकेट के ऊपर जिसको स्टार्ट मिलता है उसको आगे जाना चाहिए था, आउट होकर नए बैट्समैन को आकर बहुत मुश्किल होता है खेलना, तो 23 पर सेट हो चुके हुए थे और न जाने क्या सूझा और गलत शॉट मारते हुए वो आउट हो गए। फिर उसके बाद किसी ने भी इतना खास कंट्रीब्यूट नहीं किया, विराट कोहली भी फंसे हुए लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो सीरीज हारने का सारा जिम्मा है ना ये सीनियर्स के सर जाता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बहुत डिसअपॉइंट किया, विराट कोहली ने तो स्पेशली बहुत डिसअपॉइंट किया। मुझे उनकी जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम है वो
मैं हालांकि बहुत बड़ा उनका फ़ैन हूँ, लेकिन बुरा लगा मुझे क्योंकि एक तो क्लोज कॉल के ऊपर वो रन आउट करवा दिया ऋषभ पंत को, वो वहाँ पर रन बिल्कुल नहीं बनता था, उनको पता नहीं किसने कह दिया कि एक गेंद के ऊपर एक ही रन चाहिए जीतने के लिए। सो वो वहाँ पे एक मिसकम्युनिकेशन से वो रन आउट करवा दिया। ऋषभ पंत एक ऐसा बैट्समैन था कि वो अगर 113 रन से हारे हैं ना मैच, तो वो कम से कम 70-80 रन को एक फायर दे जाता, 70-80 रन करता तो लोअर ऑर्डर में इतना था। बुमराह ने भी तो आखिर में अगर छक्का चौका मार लिया था ना, आकाशदीप भी चला रहा था, सब रोक रख रहा था, तो दूसरे एंड से जडेजा भी कर रहा था, अश्विन कर रहा था, तो जीत जाते। लेकिन वो ऋषभ पंत की जो विकेट थी ना, विराट कोहली की गलती थी। अब विराट कोहली के ऊपर डबल प्रेशर बनना था कि वो ऋषभ पंत वाली भी नहीं खेलता, वो अपने तो छोड़े, वो ऋषभ पंत की तो छोड़े, अपनी भी उन्होंने नहीं किया। 17 रन महज इतने बड़े बल्लेबाज से बहुत मुश्किल था। मैं सोच रहा था कि 14 इनिंग्स में विराट कोहली की कम से कम 5 या 6 सेंचुरियां जरूर आएंगी। सो ये तो मुझे तो इस हिसाब से तो लग रहा है कि ये मुश्किल ही है, कोई 1-2 सेंचुरी कर ले, आगे तो और प्रेशर होने वाला है इनके ऊपर, क्योंकि WTC का पोजीशन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं है इनके लिए। जो पहले लग रहा था ना बांग्लादेश के टूर तक भी कि ठीक है ये थ्रू एंड थ्रू टॉप से ही आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं अब हो रहा। अब जो 2 जॉल्ट्स जिसे कहते हैं झटके लगे हैं इनको, तो उससे ये थोड़ा सा हिल गए हैं इनकी। अब इतना सिनेरियो जो है ना क्लियर नहीं है WTC का। सो अब बात कर रहे थे पाकिनीचा के, जडेजा ने 42 रन की थोड़ी सी मजामत तो की, लेकिन नाकाफ़ी था। अश्विन ने 18 रन का कंट्रीब्यूशन किया। सो मिचेल सेंटनर ने 6 खिलाड़ियों को 104 रन देकर आउट किया। 2 विकेटें जो है ना इजाज पटेल भी लेने में कामयाब हो गए। ग्लेन फिलिप्स ने भी 1 विकेट ले ली। सो उन्होंने भी कहा कि चलो सारे ही विकेटें ले रहे तो मैं भी अपना हाथ जो है ना साफ कर लेता हूँ। सो इस तरह से न्यूजीलैंड ने इनको 245 रन पर रोककर 113 रन से न सिर्फ कामयाबी हासिल कर ली, बल्कि 2-0 की बढ़तरी भी हासिल कर ली इस सीरीज़ के अंदर। सो अब इस सीरीज़ का डेड रबर मैच है इंडिया के लिए। हाँ, इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट WTC के सिनेरियो के हिसाब से है, लेकिन इस सीरीज़ के हवाले से उनकी इसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस इतनी नहीं रह गई, इतनी अहमियत नहीं रह गई है, क्योंकि ये सीरीज़ इनके हाथ से निकल चुकी है। अब फोकस है कि इस मैच के अंदर तमाम जो है ना वो मिलकर जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ आ रही है उसकी प्रिपरेशन अभी कर लें, क्योंकि अब आगे इनके पास टाइम नहीं है। 5 मैचेस इन्होंने सिर्फ जो है ना 5 मैचेस ही इनके हाथ में रह गए हैं और एक ही ये वाला मैच रह गया। 6 मैचेस टोटल इनके पास हैं, इसके अंदर इन्होंने कोई रिजल्ट निकालना है। अच्छी बात अभी ये है कि जो है ना श्रीलंका के अंदर जाना है ऑस्ट्रेलिया ने, तो वहाँ पर स्पिनिंग ट्रैक होते हैं, और श्रीलंका ने जिस तरह से अपने आप को पीक किया हुआ है जयवर्धने के आने के बाद, सो ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि वहाँ पर इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इस इंडिया की टीम को देखते हुए लगता भी है कि अब बॉर्डर गवास्कर की ट्रॉफी का जो लोग कह रहे थे ना कि पॉन्टिंग बात कर रहा था, लाइन बात कर रहा था, तो उस वक्त पहले तो ये बात इस सीरीज़ से पहले ज़रा अजीब सी लग रही थी कि यार पहले 2 सीरीज़ तो इन्हें जीती हुई है, तो ये डेफिनेटली इंडिया इनको टफ टाइम देगा। लेकिन अब जैसे ही ये 2 सीरीज़ हारे हुए हैं तो इनके ऊपर प्रेशर होगा, ये प्रेशर में जाएंगे। और बात यह कि रोहित शर्मा भी अवेलेबल नहीं होंगे पहले टेस्ट मैच के अंदर, सो और वीक होगी टीम। रोहित शर्मा ऊपर से एक अच्छा स्टार्ट देते हैं, वो है मैन, उसकी अगर 1-2 अच्छी लगनी शुरू हो जाती है शॉट्स, और वो दिन होता है वो 50, 60, 70 अच्छे करता है रन। सेंचुरी अगर बड़े रन में कन्वर्ट नहीं भी कर पाता, लेकिन अच्छे रन करता है ऊपर से टॉप से रोहित शर्मा। सो ये एक अच्छा साइन था। लेकिन अब पहला ही मैच से, अगर सीरीज़ का पहला ही मैच आप हार जाते हैं ना, तो एक नेगेटिव वाइब आ जाती है और एक गलत टोन सेट हो जाती है। लास्ट ठीक है 36 पे आउट होने के बाद उन्होंने किया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ये हर बार ही ऐसा नहीं होगा कि आप 36 बार ही आउट होंगे या बाय मीन्स एक इनिंग से ही सीरीज मैच हार जाते हैं पहला। सो ऐसा नहीं होगा कि आप बार बार बाउंस बैक करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इस बार जो है ना ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि वो बार बार अपने घर में सीरीज आ रहे हैं। इस बार बहुत मुश्किल चैलेंज है। रोहित शर्मा को 4 मैच लगातार जीतने हैं WTC के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। सो ये बहुत टफ चैलेंज होने वाला है, ये आसान नहीं होने वाला है। अब यहाँ से जो है ना इनको सिर्फ हार का मार्जिन 2 मैचेस रह गए, या ड्रॉ करें 4 जीतें 1 ड्रॉ कर लें, क्या पहले फोकस करें, अभी अगले ही मैच से ये फोकस करना शुरू करें, हमने विनिंग हैबिट बनानी है। सो मुश्किल है,
ये अगला मैच तो अब वो प्रेशर के साथ तो नहीं खेलेंगे ना तीसरा मैच, क्योंकि अब सीरीज तो इनके हाथ से चली गई ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सिर्फ मैच जीतना है। सो फोकस करना, जीतें, अपने अपने आप को निक में दें, विराट कोहली को भी पूरा गेम टाइम दें क्योंकि अब आगे जो बहुत बड़ी सीरीज है उसके अंदर इन्होंने जो है ना परफॉर्म करना है। तो अगर तो ये 3 मैच जीत जाते हैं, 4 मैच, तो फिर इनकी परसेंटेज 68-69% ही रह जाएगी फिनिशिंग। सो वो काफ़ी होगी एक स्पॉट सेल करने के लिए। इनकी हार से जो है ना बहुत सारी टीमों रेस में आ गई हैं, साउथ अफ्रीका रेस में आ गई है, न्यूजीलैंड रेस में आ गई है, WTC के फाइनल में जगह बनाने के लिए श्रीलंका तो थी रेस में। सो अब इनकी हार से जो है ना न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका भी आ गए हैं रेस में, हालांकि वो दोनों दूर दूर तक थे। इस बार जो श्रीलंका में वो 2-0 से हारे थे तो पीछे रह गए थे, वो बिछड़ गए थे इस रेस से। लेकिन सडनली ये 2 मैच जीतने के बाद अब उनको उम्मीद आई है कि वो चारों मैच जीतकर 4 मैच उनको भी जीतने हैं और फिर बाकी को जो है ना रिजल्ट्स पर इन्हिसार करना है। इंडिया को भी 4 मैच जीतने हैं स्ट्रेट, तो फिर जाके इनको दुआ ये करनी है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो जाके उसमें श्रीलंका के अंदर जाकर वो हारे। लेकिन अगर बॉर्डर गवास्कर सीरीज में कुछ 19-20 होता है, 3 मैच यहाँ से अगर रोहित शर्मा एंड कंपनी यहाँ से 6 मैचों में से 3 जीतने में कामयाब होता है तो फिर वो बाकी दूसरी टीमों के ऊपर इन्हिसार करेगी कि साउथ अफ्रीका किसी तरह से अपने होम के 4 मैच और अगला भी ये जीतते और किसी तरह से गिरते पड़ते वो सेकंड पर आए, तो फिर उनका कोई चांस बन सकता है ऑस्ट्रेलिया को नीचे कर। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया की परसेंटेज जीतने के बाद उनसे ज़्यादा हो जाएगी। सो ये है। अब अगर परसेंटेज के हवाले से बात कर ली जाए, थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र डाली जाए, सो आपको अभी करंट स्टैंडिंग में बता देता हूँ WTC की। तो इंडिया स्टिल टॉप पर है 13 मैचेस के बाद, 98 पॉइंट्स हैं उसके, 98 पॉइंट्स हैं और 62.82 की परसेंटेज है उनके पास। ऑस्ट्रेलिया की 62.50 परसेंटेज है, श्रीलंका 55.56 है, न्यूजीलैंड की 50% हो गई है। सो 47.62 साउथ अफ्रीका की है। तो इन टीमों की मैंने बात की थी कि ये रेस के अंदर हैं। सो मैंने जो सिनेरियो बनाया हुआ है मैं आपसे वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। अब इस हार के बाद फिर मैंने रिकैलकुलेट किया सारी सिचुएशन को। सो मैं अब वो बताना चाहता हूँ आपको कि क्या अब फाइनल सिनेरियो बन सकता है। इंडिया के पास बच गए हैं 6 गेम्स बचे हैं। मैंने एक रफ आइडिया लगाया कि यहाँ से अगर वो 3 मैच जीतता है, 2 हारता है, 1 मैच किसी तरह से वो ड्रॉ करने में कामयाब हो जाते हैं समहाउ। सो उनकी परसेंटेज जो फाइनल परसेंटेज बनती है वो 60.53 बनती है। और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया के पास 7 मैचेस अब पड़े हुए हैं। 7 मैचेस के अंदर मैंने कहा कि अगर वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज 3-2 से जीत जाते हैं, 3-1 से जीत जाते हैं, 1 मैच ड्रॉ भी कर लेते हैं, सो 3-1 से जीतते हैं तो 3 मैच उनको यहाँ मिल जाएंगे, 3 मैच वो हारेंगे, 1 इंडिया से हारेंगे और 2 श्रीलंका वाले, तो 3 ये हारते हैं तो उनकी परसेंटेज हो जाती है 57.20 हो जाती है। सो अब तीसरे नंबर पर श्रीलंका की बात करते हैं। तो श्रीलंका के पास अब 4 मैचेस बचे हुए हैं, 2 उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने हैं, 2 ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने हैं। सो अगर तो वो 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत जाते हैं और साउथ अफ्रीका में जाके वो दोनों मैच हार जाते हैं, सो अगर वो दोनों मैच हार जाते हैं तो वो 53.85 के साथ ख़त्म करेंगे इस सीरीज़ को। और अगर तो वो जो है ना साउथ अफ्रीका के अंदर 1 मैच किसी तरह से वो जीत जाते हैं और फिर जो है ना वो 61.54 के साथ फिनिश करेंगे। सो 61.5 के साथ करेंगे तो वो जो टॉप पर चले जाएंगे, फिर इंडिया 2 पर आ जाएगा। तो 60s वाली जो 2 टीमें हो जाएंगी ना वही हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया के पास टफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इंडियन फैन उम्मीद करेंगे कि जो है श्रीलंका 2 ही मैच जीते और 2 ही जो है ना हार जाए, साउथ अफ्रीका के साथ खिलाफ वो हार जाए और जो है ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो जीत जाए। फिर हम न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन सिनेरियो की बात करते हैं। सो उनके पास अब 4 मैच बचे हैं। अगर वो 3 मैच यहाँ से जो अपने होम पर खेलने हैं इंग्लैंड से,
वो जीत जाते हैं और अगला मैच वो हार जाते हैं तो वो 57.14 के ऊपर फिनिश करेंगे, यानी वो तीसरी स्पॉट के ऊपर फिनिश करेंगे। हाँ, और साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा दिलचस्प सिनेरियो बन रहा है। उनके पास ये है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास 4 मैचेस होम में पड़े हुए हैं और होम में उनको हराना हर बार श्रीलंका ऐसा नहीं कर सकता, उनके लिए भी मुश्किल होगा। तो अगर वो वहाँ पर पाकिस्तान तो ठीक है, यहाँ पर तो जीत के अवे जीतने के लिए अब अवे देखना पड़ेगा कि अवे कैसी उनको परफॉर्मेंसेस है। तो वो पाकिस्तान और जो है ना श्रीलंका दोनों को अगर हराने में कामयाब हो जाता है और अगला मैच वो हार भी जाता है बांग्लादेश से चिटागोंग के अंदर, सो वो 61.11 के ऊपर फिनिश करेंगे। सो बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल बनती जा रही है WTC के पॉइंट टेबल के ऊपर। तो मे बी नंबर 1 पर भी आ सकते हैं इंडिया। अगर यही सिनेरियो मैंने बताया तो 60.53 के ऊपर ख़त्म करेगा तो दूसरी सब नंबर पर आ जाएगा। सो नंबर 1 पर आ सकता है साउथ अफ्रीका, नंबर 1 पर आ जाएगा और इंडिया दूसरे पर आएगा, तो दोनों ही ये फाइनल खेल सकते हैं। और जो है अगर तो कहीं जीतने में कामयाब हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका में भी एक आधा मैच, तो फिर वो 62 पे ख़त्म करेंगे। सो इतना आसान इंडिया के लिए मैंने कहा ना नहीं हो सकता कि इंडिया का सिर्फ दारोमदार ये है कि श्रीलंका किसी तरीके से उनके लिए मदद करे, वो 2 मैच ऑस्ट्रेलिया को हराए अपने होम में और अवे में जो साउथ अफ्रीका है वो वहाँ से हारे, तो ये उनकी मदद हो सकती है। तब जाके वो क्वालिफिकेशन सिनेरियो उनका थोड़ा सा ईजी होता है। ईजी नहीं है उनके लिए बिल्कुल भी, उनका बहुत सारी टीमों के साथ उलटफेर होना है, तब जाके वो क्वालिफाई कर सकते हैं तीसरी बार के लिए। मुश्किल हो गया है ये सीरीज़। अगर तो यहाँ से सीरीज़ वो जीत जाते, 2-1 से भी सीरीज़ जीत जाते, सो उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस था। फिर बाद ऑस्कर में जो भी सिचुएशन बनती, फिर आगे जो भी सिचुएशन बनती, उनकी सीट तो जो है ना वो 68% पर थे इस लॉस के बाद। ये जो दूसरा टेस्ट मैच है लॉस से पहले 68% पे थे, लेकिन अब वो 68 से गिरकर 60 पर आ गए हैं। सो 62 पर आ गए, 62 पर आ गए हैं। सो अब जो है ना ये मज़ीद अब यहाँ से गिरने ना दें, क्योंकि 60 प्लस वाले ही जाएंगे। मुझे लगता है कि 60 प्लस वाले हैं। अगर यहाँ से 3 मैचेस लगातार, अब पहला मैच फिर जाते ही अगर इनको वहाँ डेंट लग जाता है, जैसे रोहित शर्मा नहीं होंगे, विराट कोहली की अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है। अब कुछ बात कर लेते हैं इस मैच के विलन के ऊपर। तो विलन जो है मेरी नज़र में सीनियर्स जो होते हैं ना, वो अब बहुत अहम रोल होता है। अब ऊपर से मज़े की बात है इन्होंने पुजारा को भी सिलेक्ट नहीं किया बॉर्डर गावस्कर की सीरीज़ के लिए। रेहाने और पुजारा बहुत मेन रोल हैं। कि पिछली बार जो सीरीज़ जीते हैं तो ये ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस थी, लेकिन पुजारा ने जो 200 गेंदें खेली हैं उनकी वजह से, पुजारा ने पूरे उसमें 1000 प्लस 1200 गेंदें खेली थी, तब जाके वो सीरीज़ जीते थे। ऐसे नहीं जीत गए थे जाके। इस टीम के साथ मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन्होंने पुजारा और रहाणे को नहीं रखा। वो उनकी रीढ़ की हड्डी है। ये गिल वगैरह ने ठीक है 94 ऑस्ट्रेलिया में किया था, वो वंस टाइम हो गया। अभी भी ये 50, 60, 70 ही कर सकते हैं। ऊपर से भी जो इनका हाल है, रोहित शर्मा भी नहीं चल रहे हैं और विराट कोहली भी उस तरह की फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। सो ये दोनों विलन हैं इस सीरीज़ के हारने के में। ये बहुत पहले से रन्स नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ख़तरा है इनके लिए। सो कंसर्न है, क्योंकि WTC का जो सिनेरियो भी है वो भी, और प्लस जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ आने वाली है उसके लिए भी कंसर्न हैं ये दोनों। इन दोनों को सीनियर होने का हक अदा करना है। ये आके ये क्या करेंगे अब? ये अगर यही नहीं चल रहे, देखो ना टीम का क्या हाल हो गया। रोज जो है ना, ये बहुत दोनों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि टीम इंडिया के लिए, कि अगर तो ये रिटायर हो जाते हैं सो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो ये पाकिस्तान वाली सिचुएशन हो जाएगी, जैसे 3 साल पाकिस्तान ने वेट किया अपने घर पर जीतने के लिए। सो ये तो फिर बहुत मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। ये तो वही वाली सिचुएशन हो जाएगी कि इनको भी जो भी टीम आएगी, इंग्लैंड आएगा, जो भी आता जाएगा, बांग्लादेश ये वो, फिर तो वो भी, अब बांग्लादेश वाले भी सोच रहे होंगे काश हमारा टूर इसके बाद होता, न्यूजीलैंड के बाद, तो हम भी फिर हरा सकते थे उनको। और डेफिनेटली वो हरा सकते थे फिर, क्योंकि प्रेशर बहुत बिल्डअप होने। सो इस परफॉर्मेंसेस
को किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता किसी सूरत में भी। ये बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस है आज इंडिया की तरफ से। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इंडिया की बाउंस बैक करने की, क्योंकि इनकी एबिलिटी है इनके अंदर। मैं अभी भी कहता हूँ इनके अंदर एबिलिटी है, लेकिन पता नहीं कुछ हॉल चल रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ गौतम गंभीर के साथ इनकी केमिस्ट्री मैच नहीं हो पा रही है, कुछ सिचुएशन नहीं बन पा रही है ऐसी कि जिसकी वजह से ये जो है वो उसको कर लें, इस कॉप अप करने सिचुएशन को। इनको बहुत जल्दी बैठना पड़ेगा ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, जीरो के ऊपर जाकर फिर से नए प्लान तरतीब देने पड़ेंगे, ना सिर्फ इस आखिरी मैच के लिए बल्कि आगे जो 5 आने वाले मैचेस हैं टफ होने वाले हैं। अब तो इस मैच के ऊपर तो इनका ऊपर जो तीसरा मैच होगा उसके ऊपर तो इतना प्रेशर होने वाला नहीं है, क्योंकि सीरीज तो हाथ से निकल गई है ना। आके अच्छे तरीके से फ्री फ्लो क्रिकेट खेलें, अच्छी पिच दें, बैलेंस पिच दें, फट्टा पिच दें, ठीक है बहुत सारा होगा, ड्रॉ आ जाएगा ना, 4 पॉइंट ही मिल जाएंगे, हारेंगे तो नहीं लेकिन सबके रन आ जाएंगे। सबको निक में आना बॉर्डर गावस्कर सीरीज से पहले बहुत ज़रूरी है। सब अगर रन्स कर लेंगे, रन्स ऑन द बोर्ड होंगे, रन्स ऑन द बेल्ट होंगे, तो बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ के अंदर ये सारे अच्छे परफॉर्मेंस देंगे। अदरवाइज़ ये इस सिचुएशन के साथ, इस सूरत हाल के साथ बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ में जाते हैं तो आई एम सॉरी, जो 4-1 और 5-0 की जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, लाइन वगैरह पॉइंटिंग वगैरह सब जो कर रहे हैं, तो वो फिर राइटिंग ऑन द वॉल हो जाएगी, फिर वो ऐसी नहीं बनेगी। सो इस सिनेरियो को देखने के बाद जो है ना, मुझे बहुत जो है उम्मीद नहीं है, कुछ ख़ास उम्मीद नहीं है अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए। अगर अभी का जो है ना सिचुएशन देखा जाए, अब कुछ बात आखिर में बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ के लिए जो स्क्वाड का अनाउंस हुआ है उसके ऊपर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। रोहित शर्मा कप्तान हैं, जसप्रीत बुमराह वाइस कप्तान अनाउंस हुए हैं, जायसवाल हैं, अभिमन्यु हैं और शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, लोकेश राहुल हैं और केएल राहुल जो हैं वो हैं, ऋषभ पंत हैं, सरफराज खान को शामिल किया है, ध्रुव जुरैल सेकंड विकेट कीपर को शामिल किया गया है, रविचंद्रन अश्विन हैं, रविंद्र जडेजा हैं, मोहम्मद सिराज हैं, आकाशदीप को मौका मिला है। ये इनका मेडन बीजीडी ट्रॉफी होगी आकाशदीप की, टूर होगा ये फर्स्ट, इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। मेरे ख्याल में टी नटराजन को होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो घाबा में जो है ना वो टी नटराजन शामिल थे, जिसकी वजह से जो है ना वो एक अच्छा स्पेल उन्होंने दिया था। उन्होंने, मुझे याद है कि बहुत बड़ी विकेट ली थी उन्होंने, नटराजन ने लबुशेन को आउट किया था, वो सेंचुरी बना रहे थे, पहले ही दिन उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर ली थी और बहुत अच्छा टीम को लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने वो ब्रेक थ्रू लगाया था। सो उनको होना चाहिए था, यहाँ पर उनकी कमी है। प्रदेश कृष्णा को शामिल कर लिया, मुझे नहीं लगता कि क्यों शामिल किया, इसकी जगह पे नटराजन होते तो वो ज़रा बेहतर बॉलर होते। हर्षित राणा को शामिल किया है, वो पता नहीं कैसा, उनके ऊपर प्रेशर काफ़ी होगा। नीतीश कुमार रेड्डी हैं और विशिष्टन सुंदर, ठीक है इनके पास एक्सपीरियंस है, इन्होंने वो घाबा वाला खेला हुआ है। मुकेश कुमार रिजर्व में है, रिजर्व नंदीप सैनी है, इन्होंने भी लास्ट टाइम खेला हुआ है। खलील अहमद हैं, ये इन्होंने नहीं खेला। बाकी तो तकरीबन वही हैं। शामी को शामिल होना चाहिए था, एक्सपीरियंस था, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस टीम को आप लेके जाते हो ना जिन्होंने उस कंडीशंस के अंदर खेला हुआ है, वो फ़ायदा होता है। शामी ने वहाँ खेला हुआ था, एडलेट ओवल का पहला मैच खेला था, दूसरे में नी में उनकी चोट लगी थी तो वो बाकी नहीं खेले थे। नंदीप सैनी भी इंजर्ड हो गए थे। नटराजन को मेरे हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, अगर वो फिट हैं तो उनको होना चाहिए था। और जो है ना यादव को भी होना चाहिए था, क्योंकि यादव की एक स्पीड है ना, एक उस पिच के ऊपर जो बॉल कराते हैं ना, वो थोड़े थोड़े स्पेल कराते हैं, 2-2 ओवर 3-3 ओवर करवा लेते, लेकिन उनको उस स्पेल के साथ लाते। रेड बॉल का वो बहुत ज़बरदस्त था, मुझे लगता है कि वो उनको होना चाहिए था। वहाँ अगर ये होते हैं तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है ना इनके हक़ में बेहतर हो सकती थी। इन्हें अपने वेपन्स को मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा करना। अब इस सिचुएशन में भी मुझे थोड़ा सा वल्नरेबल लग रहा है, इनका जो है ना स्क्वाड को देख के कुछ इतनी ख़ास मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि मैं जो चाह रहा था कि वो शामी हों, नटराजन हों, देखिए जिन्होंने उस जगह का एक्सपीरियंस किया हुआ है वो, तो वो बेहतर था। अब आकाशदीप कब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और प्रदेश कृष्णा भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हर्षद राणा भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। सो ये जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, इन्होंने तो क्या करना है वहाँ पे, इन्होंने तो जो हेड ने और बाकियों ने मारना शुरू करना है, वो तो बेचारे ये तो रोने पर आ जाएंगे वहाँ पर जाकर। तो इनके पास तो प्लान बी नहीं होगा, फिर क्या करेंगे रोहित शर्मा, क्योंकि बॉलर तो वही होंगे, तो कितना कर लेंगे।
तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से तो इस स्क्वाड को देखते हुए काफ़ी इनएक्सपीरियंस स्क्वाड लग रहा है मुझे। तो मैं तो वैसे इस स्क्वाड को देखने से पहले जो है ना काफ़ी पुरुम्मीद था, लेकिन अब थोड़ा सा जो है ना डाउट हो गया कि क्या सीरीज़ 2-2 से बराबर करके एक आधा मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएगी इंडिया की टीम, क्योंकि इनके लिए फ़ायदा है। अदरवाइज़ मुश्किल लग रहा है, मुझे मुश्किल लग रहा है हालात को देखते हुए। आप लोग क्या सोचते हैं इस स्क्वाड को देख के, और आप लोगों का क्या ख्याल है इस सारी मैचेस के हवाले से जो आज दोनों मैचेस खेले गए तीसरे दिन में ख़त्म हुए, पाकिस्तान और इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच ख़त्म हुआ, उसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, वीडियो कीजिए लाइक, चैनल करके सब्सक्राइब और उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने दोस्त बिलाल अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।